अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ आम डेवलपमेंट्स हैं और फिर PTI के लिए कैसा चैलेंज है या कैसा ख़तरा है जिस पे बहुत ज़्यादा बात तो नहीं की जा रही, लेकिन उनको वार्न किया जा रहा है कि इस बात का ख्याल करें। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी खुलेआम कुछ ऐसा होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन इस व्लॉग का आगाज़ हम लोग करते हैं खान साहब के तीसरे ख़त से, जो उन्होंने ओपन लेटर आर्मी चीफ साहब को लिखा है और ये तीसरा ओपन लेटर था। इस जब पहले उन्होंने पहला ख़त लिखा था तो उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने कहा था जी कि मेरे तक कोई ख़त नहीं आया, और दूसरे ख़त पे खैर वो खामोश रहे। और कल आर्मी चीफ का आखिरकार जवाब आया और आर्मी चीफ साहब ने कहा जी कि अगर वो ख़त मेरे तक आएगा तो मैं वज़ीर आज़म साहब को वो ख़त भिजवा दूंगा। तो उससे मुझे लग रहा था कि हमारे आर्मी चीफ साहब तो कितने जमहूरी हैं जिस तरह की उन्होंने बात की है। और अगर देखा जाए ना तो ठीक है, जब को आर्मी चीफ रिटायर्ड हो जाता है तो उसके बाद तो वो बड़ा जमहूरी होता है। और इसकी मिसाल आप यही ले लें कि जब बाजवा साहब लम्स में कह लें कि तकरीर कर रहे थे तो वो बड़े जमहूरी लग रहे थे। और ठीक है, जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद तो जमहूरी होते हैं, लेकिन ड्यूटी पे रहते हुए कोई इतना जमहूरी हो सकता है ये मुझे नहीं पता था। खैर, उनकी ये अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म साहब को मैं भिजवा दूंगा, लेकिन देखना ये है कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं क्या आवाम को उसके बारे में नहीं पता, कौन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है या मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, किसकी कितनी मुदाखलत है। आवाम अब हर चीज़ से वाकिफ़ है, आवाम के सामने हर चीज़ है। हाँ, वो एक अलग बात है कि या तो आप कह लें कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है या हुकूमत ये समझती है कि जो भी बात वो आवाम के सामने रख देते हैं आवाम वो मान ले, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। आवाम कैसे आपकी बात मान ले? बात आवाम माने फैक्ट्स के साथ। जब आपको फैक्ट्स के साथ बात करें तो वो आवाम की समझ में है। और एक देखा जाए तो ये जो हमारे सियासतदान है या आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है, ये अपनी वही पुराने तर्ज की सियासत करते आ रहे हैं जो हमेशा से ये करते आ रहे थे कि जो आवाम को दिखाया जाता था और जिसके पीछे आवाम को लगाया जाता था आवाम लग जाती थी। लेकिन वो आज का दौर नहीं है, क्योंकि आज आप देखें ना कि हर नौजवान के पास मोबाइल है, वो हर वक्त आप कह लें कि डाटा कंज्यूम कर रहा है, तो उस तक पूरी दुनिया से इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको हर चीज़ के बारे में इल्म है, उसको पता है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मामलात क्या चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। तो जब आप उसको कोई भी ऐसी बात सुनाते हैं तो वो कभी भी आपकी बात को मानेगा नहीं। उल्टा क्या होता है, किस चीज़ से नफ़रत बढ़ती है जब उनको एक हकीकत पता होती है, जब उनके सामने सच होता है। तो जब आपको इस तरह की बात करते हैं तो फिर उनको पता चल जाता है कि कौन ठीक है कौन गलत है, और मुल्क के अंदर यही चीज़ चल रही है। अगर आज अब देखा जाए, अगर हम नून लीग की बात ही कर लें तो ये आज भी वही आप कह लें कि 90s की सियासत कर रहे हैं, जो ये 90s में सियासत करते थे। आज भी इनका तर्ज सियासत वही है और इनको मुल्क के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, इनको इस बारे में कोई इल्म नहीं है, कोई इनको पता नहीं है। लेकिन क्या है कि फिर भी ये अब कह लें कि इन सियासतदानों की तो मिसाल वो है कि ये आखिरी नवाले पर लड़ रहे हैं कि जैसे मुल्क कह लें कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मुल्क की इकॉनमी का हाल देखें, मुल्क की अगर अदलिया का हाल देखें, इदारों का हाल देखें तो वो बहुत बुरा हो चुका है। लेकिन ये आखिरी निवाले पर लड़ रहे हैं अपने हक़ के लिए। कह लें कि इनको ये है कि इसमें से मुझे क्या मिलेगा, मेरे लिए क्या है। तो सियासतदानों का तो ये हाल हो चुका है। खैर, वो जो खान साहब ने ख़त लिखा है ये 6 नुकाती ख़त है और आर्मी चीफ साहब को उन्होंने दोबारा से ये ख़त लिखा है और ये ख़त का मकसद ये है कि ये एक ओपन लेटर है और ये बेसिकली तो होता है आवाम के अंदर शऊर और आगाही। और खान साहब ने इसमें भी बहुत सारी बातें की हैं। अगर आप वो लेटर पढ़ना चाहें तो वो खान साहब के आप ट्विटर पे जाके पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी वो मौजूद है। और अब तो PTI के कुछ लोग भी उसको कह लें कि ट्वीट रीट्वीट कर रहे हैं। इस तरह का सिलसिला भी, क्योंकि जब से खान साहब ने ये बयान दिया था कि जो मेरे बयानिए के साथ खड़ा होगा वही PTI में रहेगा, तो उसके बाद से बहुत सारे लोग जो पहले खान साहब के आप कह लें कि ट्वीट को रीट्वीट नहीं देते थे, अब वो भी दे रहे हैं। और कल तो एक हैरानी की बात थी, PTI ऑफिशियल पर मैं क्या देख रहा था कि ये ख़त जब उन्होंने शेयर किया हुआ था तो इसके ऊपर उन्होंने मेंशन किया हुआ था जी कि किसी डाकिए का आपने इंतज़ार नहीं करना, ये एक ओपन लेटर है। तो अब कुछ इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। और खान साहब का अगर ख़त का लुबे लुबाब देखा जाए तो ख़त में जो सारी उन्होंने बात की है वो बात की है रूल ऑफ़ लॉ की। और रूल ऑफ़ लॉ आज अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ये सबसे बड़ा मसला है। अब देखें कि जब जहाँ पे इंसाफ ना उस माशरे में क्या सूरत हाल हो सकती है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और खान साहब ने इस ख़त में भी सारी तवज्जो जो है रूल ऑफ़ लॉ की तरफ दिलाई है। हाँ ठीक है, वो एक अलग बात है कि जब खान साहब की गवर्नमेंट थी तो शायद उनको इस तरह से मौका नहीं मिला, या तब खान साहब ने रूल ऑफ़ लॉ के लिए जो कुछ वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। बहरहाल अब वो आप कह लें कि पाकिस्तान का सबसे आप कह लें कि जो एक ताकतवर शख्स है जो जेल के अंदर बैठा है और जो एक ताकतवर शख्स जो जेल से बाहर है, और दोनों ताकतवर शख्स आपस में एक दूसरे को कह लें ख़त लिख रहे हैं और उनका आपस में ये जो बातचीत चल रही है या मामलात चल रहे हैं, और फिर ये ख़त को जो है बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी उछाला जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। जिस पर जितनी ज़्यादा बात की जा रही है वो पहले से ही उसके पॉइंट्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं और उस पर बहसों मुबासे और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो खैर, ये खान साहब का तीसरा ख़त था जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा है, और अब देखना होगा कि इस हवाले से अब खान साहब को और ख़त भी लिखते हैं या आगे आर्मी चीफ साहब का क्या रिस्पॉन्स आता है। जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह इस हवाले से हम लोग बात करेंगे। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से।
सुप्रीम कोर्ट में जी अब जो जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, आज उसकी तैयारियां चल रही हैं। और पहले ये जो सारी चीज़ें आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती थी, अब इस दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के बाहर इस सारी चीज़ों की तैयारियां चल रही हैं। एक तरफ तो मैं आपको कह रहा था ना कि रूल ऑफ लॉ के खान साहब बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रूल ऑफ लॉ का बिल्कुल ख्याल नहीं किया जा रहा और यहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ की बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और अब ये तैयारी की जा रही है जी हलफ बर्दारी की, और ये जो 6 जजेस और एक आप कह लें कि जो उनके साथ आर्जी जज लगाया, ये 7 जजेस की हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां चल रही हैं और आज ये हलफ बर्दारी की तकरीब भी होनी है। इस हवाले से भी इंशाल्लाह जो भी डेवलपमेंट्स होंगी अगले व्लॉग में वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था पीटीआई को वार्निंग के हवाले से, तो वो पीटीआई को जो वार्निंग दी जा रही है और वो कह लें कि अब 26वीं आईनी तरमीम से भी पीटीआई के लिए अहम मामला समझा जा रहा है या हो सकता है। अब वो मसला है जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का। अब पीटीआई क्योंकि इस नामों पर गौर कर रही है, मैंने आपको बताया था जो अपोजिशन का अलायंस भी बना है वो भी इस हवाले से बात कर रहा है और हुकूमत भी खैर ये बात कर रही है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें हमें जो अब पता चली हैं वो ये पता चली हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि पीटीआई को इस तरह का नाम दे दे, इस तरह की भी सूरत बना दी गई है कि मुमकिन है कि गवर्नमेंट भी उस पर राज़ी हो जाए और गवर्नमेंट भी चाहती हो कि हाँ हमें यही नाम चाहिए था जो पीटीआई ने दिया है। तो इसलिए पीटीआई को अब इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा, क्योंकि पीटीआई ने अगर आप कह लेना तो आखिरी दफ़ा भी यही गलती की थी जब सिकंदर सुल्तान राजा साहब आए थे, तो तब भी पीटीआई ने कुछ सोच समझ कर फैसला नहीं किया था और पीटीआई ने यही गलती की थी। और इस दफ़ा पीटीआई को इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल करना होगा और बहुत सोच समझ के फैसला करना होगा, क्योंकि पीटीआई के इस फैसले का आप कह लें कि 2028 के इलेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर होना है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को लेकर जाहिर बात है जो अपोजिशन अलायंस उनके साथ है उनको भी एतमाद में लेना होगा और हो सकता है कि कोई इस तरह का नाम पीटीआई लेकर आए जिस पे गवर्नमेंट भी कहे कि हाँ जी यही नाम हमें चाहिए था और यही नाम जो आपने फाइनल किया है इसी पे ही होगा। तो इसलिए पीटीआई को इस पर बहुत ज़्यादा वार्न किया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसला करना होगा, क्योंकि ये 2028 का इलेक्शन जो है इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगा जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मामला था ये तो मैंने आपके सामने रखा है, पीटीआई इस पर खैर सोचो विचार कर रही है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि इस हवाले से जो भी चीज़ें चल रही हैं उनका पता लगाया जाए और इंशाल्लाह जैसे ही हमें पता चलेगा वो आपके सामने भी इंशाल्लाह रखेंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या चीज़ें चल रही हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। उनको खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया था, तो उसके बाद अब कह लेंगे पार्टी के अंदर 2 तरह की राय पाई जा रही थी। कुछ लोग तो इस पर बहुत अफसोस का इजहार कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और कुछ लोग ये कह रहे हैं जी कि अगर खान साहब ने ये किया तो ये ठीक होगा। तो 2 तरह की राय पाई जा रही है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब जब पार्टी में आए थे तो मैंने तब भी एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया था कि शेर अफजल मरवत ज़्यादा देर चल नहीं सकेंगे पीटीआई में। अब उसकी वजह क्या थी, क्योंकि शेर अफजल मरवत की जिस तरह की तबीयत है या उनका अंदाज़े गुफ्तगू है वो इस तरह का है कि एक लीडर का अगर ये अंदाज़े गुफ्तगू हो तो वो ज़्यादा टाइम चल नहीं पाता, क्योंकि लीडर वो होता है कि जो बोलता कम है और अपने प्लान्स को या बाकी चीज़ों को लेकर वो ओवरऑल सिचुएशन को देखकर चल रहा होता है, वो काम रहता है, वो कूल रहता है और वो चीज़ों को बड़े अच्छे से टैकल कर रहा होता है। उसको पता होता है कि किस जगह पर मैंने क्या करना है और किस जगह पर मैंने कितना बोलना है। तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से मुझे पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि जिस तरह का इनका अंदाज़े बयां है ये ज़्यादा देर नहीं चल पा रहे, चाहे चल पाएंगे और यही हुआ। अब देखा जाए जिस तरह के मौके पर शेर अफजल मरवत साहब आए थे और क्योंकि वो उनको स्पेस मिली वो हीरो बने, नो डाउट उन्होंने पार्टी को बहुत ज़्यादा टाइम भी तब दिया और उनकी बड़ी सारी कुर्बानियाँ भी हैं जमात के लिए। लेकिन बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने जहाँ तक वो सिचुएशन को लेकर आए हैं वो भी सारा कुछ अपनी वजह से लेकर आए हैं, उसमें भी किसी का कोई किरदार नहीं है। अब देखें ना कि जो दीवार है वो ईंटों से बनती है, ना कि वो एक ईंट से बनती है, तो इसलिए शेर अफजल मरवत साहब वो एक ईंट है। अब अगर शेर अफजल मरवत यही समझ लें कि वो भी पीटीआई है तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पीटीआई तो इमरान खान है और इमरान खान ही पीटीआई है। ये बात शेर अफजल मरवत साहब को समझनी चाहिए थी और खान साहब ने भी उनको बहुत पहले वार्न किया था कि आप जो है सारी चीज़ों को भूल कर फोकस करें सिर्फ अपने काम पर, जो भी लोग बातें कर रहे हैं आप उनको इग्नोर करें। और खान साहब ने उनको अपने पास बुलाया भी था, ये सारी बातें की, लेकिन उसके बाद भी शेर अफजल मरवत साहब वो क्योंकि उनकी खैर तबीयत इस तरह की है, उनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं है और ये बात तो वो खुद भी कर चुके हैं कि मैं कई दफ़ा मेरे से खामोश नहीं रह जाता। अब जब इस तरह की सूरत बनी तो अब खान साहब ने उनको निकाल दिया। अब जब पार्टी से निकाल दिया तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं उनको पार्टी में होना चाहिए था और अब देखना होगा, उन्होंने भी कहा जी कि लोग मेरे साथ खड़े हों, लेकिन अब देखना होगा कि आगे शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से क्या होता है। अब कल अली अमीन गंडापुर साहब जैसे इमरान खान साहब से मिले हैं और वो तकरीबन 1.5 घंटे की उनकी मुलाकात रही इमरान खान साहब से। तो अली अमीन गंडापुर तो खैर अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास डिस्कस करने के लिए इमरान खान से और जिस तरह की सूरत हाल से वो खुद गुजर रहे हैं, ऐसे में क्या उन्होंने कोई शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से बात की होगी या नहीं की होगी, या कोई और जाता है खान साहब से मिलता है शेर अफजल मरवत के हवाले से कहता है खान साहब को जी कि वो अगर कोई अपना फैसला वापस लें
तो इस हवाले से अब तक तो कुछ चीज़ें हमें होती नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि अली अमीन गंडापुर तो खुद अपने उसके बहुत सारे मसले होंगे। अब 1.5 घंटे में वो अपने मसले नहीं खान साहब से डिस्कस कर सका होगा, तो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से उन्होंने बात की होगी या नहीं, बहरहाल ये देखना होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि पार्टी के अंदर एक बैरिस्टर गौहर साहब और एक अली अमीन गंडापुर साहब, ये शेर अफजल मरवत साहब को हमेशा बैक करते हैं। कोई भी मसला होता है शेर अफजल मरवत साहब के लिए तो ये हमेशा उसके साथ भी खड़े होते हैं और चीज़ों को लेकर चलते हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से क्या फ़ैसला होता है, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब को खुद भी इस हवाले से सोचना होगा। अगर आपने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो आपको बहुत मुहतात रहकर सियासत करनी पड़ेगी। और फिर पीटीआई जिस तरह की सूरत हाल से गुजर रही है, जो चीज़ें पीटीआई के साथ चल रही हैं, फिर शेर अफजल मरवत साहब का अगर यही आप कह लें कि तर्ज़ गुफ्तगू होगा तो फिर पीटीआई के लिए भी वो मसला बनता है। इसीलिए शाहिद खान साहब ने उनको थोड़ा सा साइड लाइन भी किया है। अच्छा जी, अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं जो जजेस का तनाज़ा चल रहा है और जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। अब जजेस ने जिस तरह से ख़त लिखा था या जो सारा सीनियोरिटी का मसला वहाँ पर चल रहा है, तो खैर से डोगर साहब का जी जो आप कह लें कि एक्टिंग चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और अब से वो जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। लेकिन मसला ये है जो सीनियोरिटी लिस्ट थी, जो सीनियोरिटी लिस्ट की बात की गई थी जजेस की जानिब से, अब आमिर फ़ारूक साहब ने उसको तो रिजेक्ट कर दिया था। बहरहाल ये देखना होगा कि जिस तरह की चीज़ें आमिर फ़ारूक साहब ने जाते जाते बहुत कुछ की है, बहुत सारे इस तरह के नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की हैं जाते जाते जो उनको लगा था कि ये करके जाना चाहिए। लेकिन जो सीनियोरिटी लिस्ट का मसला था, क्योंकि जो जजेस वहाँ पर थे तो उन्होंने ज़ाहिर बात है जब ख़त भी लिखा और जो सारी चीज़ें हुई भी कि बाहर से आने वाले जज को आप सीनियोरिटी बेस पर कैसे टॉप पर कर सकते हैं। और आमिर फ़ारूक साहब को भी खैर ये सोचना चाहिए था कि जो उनके कोलीग जजेस थे जिनके साथ वो इतने टाइम से काम कर रहे थे, जाते जाते उन्होंने उनके साथ हाथ कर दिया है और अब बहुत सारी चीज़ें जो है बदलने जा रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और फिर हलफ बर्दारी का भी इशू को लेकर बातें चल रही हैं और भी चीज़ें चल रही हैं। तो खैर से अब मुख्तसर ये है कि डोगर साहब जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस के कह लें कि आ चुके हैं और इस पर वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मज़ीद देखना है कि आप हाई कोर्ट के अंदर क्या चेंजेस आती हैं। जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने रखूँगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।